क्या आपने कभी सोचा है बैंक हमारे पैसों का करता क्या है? बैंक हमारे पैसों से कितनी कमाई करता है और उस कमाई के बदले हमें रिटर्न में आखिर क्या देता है? इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक हमारे पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करता है और अगर हमारे पैसे डूब जाते हैं तो इसका जवाबदेही कौन होगा? और ये भी जानेंगे अपने देश से कितने लोग बैंक से पैसा लेकर फरार हुए हैं। सभी भागे भगौड़े आजकल क्या कर रहे हैं और बैंक अपने पैसों को वसूलने के लिए क्या कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं मनीष मलिक और आप देख रहे हैं एमआर डेली। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंक एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिससे हम पैसों का लेन देन करते हैं, चाहे हम पैसा बैंक में जमा करें, निकालें या फिर उधार लें। ये सभी सेवाएं बैंक अपने कस्टमर को देता है और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक के मापदंडों को फॉलो करके ऐसी सुविधा ग्राहकों को देता है उसे हम बैंक कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि रिजर्व बैंक के मापदंडों को फॉलो करके हम भी एक बैंक खोल लेते हैं और करते हैं पैसों का लेन देन। फिर भी मन में एक ख्याल आता है, क्या एक आम इंसान बैंक खोल सकता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। आप रिजर्व बैंक की परमिशन से बैंक खोल तो सकते हैं, लेकिन बैंक खोलना इतना ही आसान होता तो हर कोई बैंक खोल कर बैठ जाता। भारत में बैंक खोलने के लिए आपको भारत के मुख्य बैंक यानी रिजर्व बैंक के नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक का मुख्य रोल है भारत के सभी बैंकों को मॉनिटर करना, चाहे बैंकों के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना हो या फिर नोटों की छपाई। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई खुद देखता है। जब आप बैंक की स्थापना के लिए आवेदन करते हैं तो रिजर्व बैंक आपके द्वारा प्रस्तावित बैंक के लिए अनुमति देने से पहले आपके बारे में रिसर्च करता है कि आपकी संस्था रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित जितने भी नियम हैं उनका पालन करती है या नहीं। इसके अलावा रिजर्व बैंक आपके बैंक के लिए लाइसेंस प्रदान करने से पहले आपके बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, कैपिटल सोर्स, इसके अलावा आपका बैंक कैसे काम करेगा, क्या सर्विसेज देगा और ऐसी तमाम सेवाओं का मूल्यांकन करती है। इसलिए बैंक खोलना एक शानदार मुश्किल काम है जिसमें बहुत से टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड लॉ रिलेटेड मुद्दे होते हैं और एक आम नागरिक के लिए बैंक खोलना बहुत कठिन हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उन पैसों का क्या करता है, और अगर एक साथ सभी कस्टमर अपने पैसों को निकालने बैंक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। बैंक हमारे सेविंग मनी को कई तरह के लोन के रूप में बांटता है, जैसे कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन और शेयरों में इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो 9% से लेकर 21% तक चार्ज करता है। इसके अलावा बैंक कस्टमर से एसएमएस चार्ज, नेट बैंकिंग चार्ज, कार्ड और एक्स्ट्रा सर्विसेज का भी चार्ज करता है, लेकिन इसके बदले में बैंक मात्र 3 से 6% कस्टमर को रिटर्न करता है। वो भी डिपेंड करता है आपका अकाउंट किस प्रकार का है और आप कितनी सेविंग रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मान लें सभी कस्टमर एक ही टाइम पर सारा पैसा निकालने चले जाएं तो उस स्थिति में बैंक क्या करेगा? तो दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, बस बैंक अपने हाथों को खड़ा कर देगा, क्योंकि बैंक जमा खाते का 40 से 60% इन्वेस्ट कर देता है। अगर बैंक डूब जाता है तो उसके दौरान आरबीआई की जिम्मेदारी होती है उस बैंक के मामलात संभालने की। आरबीआई डूबने वाले बैंक के सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है और उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज का हिसाब लगाता है। उसके बाद आरबीआई उस बैंक के एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचने के लिए ऑक्शन भी कर सकता है। इस ऑक्शन के जरिए से डूबने वाले बैंक के क्रेडिटर्स को उनके पैसे वापस मिल सकते हैं। आरबीआई कोशिश करता है जिन कस्टमर के उस बैंक में अकाउंट है उनके पैसे भी वापस मिल जाएं, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ कस्टमर्स के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और इसका जिम्मेदार बैंक होता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, आरबीआई की पॉलिसी डीआईसीजीसी के माध्यम से आपके डूबे हुए पैसों में से 5 लाख तक का अमाउंट मिल जाता है। आरबीआई ऐसी सिचुएशंस को रोकने के लिए रेगुलरली बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करता है और अगर किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होने की वजह से वो डूबने की कगार पर हो तो आरबीआई उसे बचाने के लिए कुछ एक्शंस भी लेता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक को तो नहीं डुबाया, लेकिन फिर भी ऐसा चूना लगाया जिससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम जिंदगी भर याद रखेगा। वही बैंक फ्रॉड सुनते ही विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों के नाम सामने आ जाते हैं। चलिए जानते हैं अभी तक इंडिया से कितने लोग बैंक के पैसे लेकर फरार हुए हैं। एक डाटा के अनुसार 2022 तक लगभग 5,500 लोगों ने किसी न किसी तरह बैंक फ्रॉड करके इंडिया छोड़ा है। कितनों ने तो दूसरे देशों की सिटीजनशिप भी ले ली है
और अब ये लोग पैसा चुकाना तो दूर, इंडिया के नागरिक कहलाना भी पसंद नहीं करते और विदेशों में मज़े से अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद उन लोगों के ऊपर उस देश का कानून चलता है, ना कि इंडिया का। इसलिए जितने भी भगौड़े हैं उनको वापस लाने में सेंट्रल एजेंसियों के पसीने निकल आते हैं। 11 नवंबर 2022 तक इन सभी भगौड़ों के ऊपर 4160 मामलों के अंदर लगभग 1,82,051 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए हैं, लगभग जो कि डॉलर में 1800 बिलियन बनता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इस अमाउंट के अंदर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न को खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी कई जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।